हेलो दोस्तों, आज हम हैं स्थल रूप एवं जीवन अध्याय 3 पर। ये कक्षा 6 सामांश का अध्ययन। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले एक अथर्ववेद की भूमि सूक्त से लिया गया स्त्रोत यहाँ पर दिया गया है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। तो ये जो यहाँ पर हमें व्याख्या दी गई है, एक श्लोक है अथर्ववेद का, उसकी व्याख्या हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यानी पृथ्वी का महत्व पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने समझा है और उसके महत्व को एक श्लोक में सूचीबद्ध किया गया अथर्ववेद में। तो जो पृथ्वी है वो मेरी माता है और हम उसकी संतान हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। और जो स्थल भाग है वो इस तरह का है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं जंगल। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिएगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। ये स्थल रूपों के प्रकार बताने हैं, यानी स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। यानी स्थल रूपों से जीवन कैसे जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है, स्थल रूपों का उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आपके लिए नोट तैयार किए गए हैं ताकि आप अपने उत्तरों को अपनी कॉपी में भी लिख सकें। यहाँ पर है अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 1, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, स्थल रूपों के 3 प्रकार प्रमुख हैं। यानी स्थल रूप जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं। नंबर 1, पर्वत, यानी ऊंचे ढलानदार और नुकीली चोटियों वाले क्षेत्र। दूसरा है पठार, ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि। और तीसरा है मैदान, समतल और फैला हुआ क्षेत्र जो खेती के लिए उपयुक्त होता है। ये 3 प्रकार के स्थल रूप पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जीवन व संस्कृति पर इनका महत्व। अब जीवन क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम यहाँ पर उत्तर देखेंगे। जो पर्वत हैं इनका क्या प्रभाव है, देखिए। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है जिससे विशिष्ट पेड़ पौधे और जानवर यहाँ पाए जाते हैं। अब ठंडी जलवायु है, आप पृथ्वी तल से, समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तापमान उतना कम होते जाता है। तो जिसके कारण पर्वत ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ तापमान कम होता है। और तापमान कम होने के कारण वहाँ की वनस्पति भी अलग हो जाती है, वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं, वहाँ के पशु और जानवर भी अलग होते हैं, जीव जंतु भी अलग होते हैं। लोग क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ है, ढलान है, पहाड़ी ढलान, तो उनको काट के सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, इस तरह की खेती करते हैं और पर्वतों को पवित्र मानते हैं। कई तीर्थ स्थल यहीं स्थापित होते हैं, तो पर्वतों में कई तीर्थ स्थल भी स्थापित हैं। फिर दूसरा है पठार, ये खनिजों से भरपूर होते हैं। जो पठार होते हैं वो खनिजों से भरपूर होते हैं, इसीलिए यहाँ खनन का काम अधिक होता है। कुछ पठारों में ज्वालामुखी मिट्टी के कारण खेती भी होती है। अब कुछ पठारों का निर्माण ज्वालामुखी का लावा जमने से हुआ है, तो वहाँ पर वो मिट्टी काली होती है और उसमें खेती अच्छी होती है और पृथ्वी के अंदर से निकले हुए खनिज पदार्थ भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ये खनिजों से भरपूर होते हैं, इसीलिए यहाँ खनन का काम अधिक होता है। कुछ पठारों में ज्वालामुखी मिट्टी के कारण खेती भी अधिक होती है। जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उसका लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, और जो लावा जब ठंडा पड़ता है तो एक अच्छी काली मिट्टी के रूप में बदल जाता है और उसमें फसल उपजाऊ होती है। तीसरा रूप है स्थल का, वह है मैदान। ये बहुत उपजाऊ होते हैं और बड़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। जो होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मैदानों का निर्माण होता है और वो मिट्टी उपजाऊ होती है, तो इसलिए यहाँ लोग अधिक रहते हैं। नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं और त्यौहार, मेले और परंपराएं मैदानों की पहचान है। अतः हर स्थल रूप अपने आप में विशेष होता है, चाहे पर्वत हो, चाहे मैदान हो, चाहे पठार हो। और यहाँ के लोगों की बोली, रहन सहन, पहनावा और खान पान प्रभावित करता है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो उसी के अनुसार, पर्वत में रहेंगे तो वहाँ की वेशभूषा में रहेंगे, ठंडा होगा तो अधिक कपड़े पहनेंगे, मैदान में रहेंगे तो गर्म होगा तो कम कपड़े पहनेंगे, और ऐसे ही
खान पान और रहन सहन उनका होता है। तो दोस्तों अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियाँ एवं अवसर हैं। अब चुनौतियाँ क्या हैं, अवसर क्या हैं। जो भी स्थल रूप हैं, जो भी हमने पढ़े, पर्वत, पठार, मैदान, तो इनकी चुनौतियाँ क्या हैं, वहाँ पर रहेंगे, पर्वत में रहेंगे, क्या चुनौतियाँ होंगी और वहाँ पर क्या अवसर है, यानी अच्छी बातें क्या हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। क, पर्वतों में जीवन, तो जीवन के लिए चुनौतियाँ क्या है, बहुत ऊंचाई और ठंड के कारण रहना कठिन होता है। जब बहुत ऊंचाई पर हम रहेंगे पर्वत में तो वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है और बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, कपड़े चाहिए, तो ये चुनौतियाँ उनको रहती हैं। और पानी, नल में पानी जम जाता है तो बर्फ़ बन जाता है, पानी भी नल में नहीं आता है, यानी कई दिक्कतें आती हैं। और घरों एवं सड़कों व पुलों का निर्माण कठिन होता है। पहाड़ जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं, जिससे उनमें घर बनाने, सड़क और पुल बनाने बड़े कठिन होते हैं, उनको काटना कठिन होता है। बर्फबारी, भूस्खलन एवं एवलांच जैसी प्राकृतिक आपदा आती रहती है। अब बर्फबारी आप समझते हैं, जब बर्फ़ गिरता है जाड़ों में, और भूस्खलन जब बरसात के समय अत्यधिक बारिश होती है तो ज़मीन खिसक जाती है, बड़े बड़े पहाड़ खिसकते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। और एवलांच, एवलांच का मतलब है जो बर्फीले तूफान आते हैं, तो उनसे भी बहुत सारा नुकसान होता है वहाँ पर रहने वालों को। और अवसर क्या है, यानी अच्छी बातें क्या हैं, यहाँ की हवा साफ एवं शुद्ध और जलवायु शांत होती है। इस चीज़ के लिए पहाड़ बहुत सुरक्षित होते हैं। हवा साफ होती है और एकदम शुद्ध होती है, और जलवायु एकदम शांत होती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। और दूसरा, सुंदर पहाड़ी दृश्य और पवित्र स्थल पर्यटन बढ़ाते हैं। ये जो पहाड़ी दृश्य होते हैं और जो पवित्र स्थल होते हैं, नदियाँ होती हैं, ये सारे क्या करते हैं, पर्यटन को बढ़ाते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं। और तीसरा है, खेती सीढ़ीनुमा खेतों में होती है। अब जो पहाड़ ढलानदार होते हैं तो उनको काट के सीढ़ीनुमा खेत बनते हैं और उसी पर खेती होती है। वनों से औषधि और लकड़ी प्राप्त होती है। जो वन होते हैं वहाँ अनेक तरह की वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें कई औषधियाँ पाई जाती हैं, और वनों से लकड़ी भी हमें प्राप्त होती है। फिर खो है, पठार। अब पठारों में क्या चुनौतियाँ हैं और क्या अवसर हैं, यानी अच्छी बातें क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं। तो चुनौतियाँ तो हैं, कई पठारों में मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए खेती मुश्किल होती है। अब पठारों में भी कई पठार ऐसे हैं जिनमें अच्छी फसल नहीं होती है, और कुछ पठारी जगहों पर पानी की कमी होती है, पानी नहीं मिलता है। और तीसरा है, उबड़ खाबड़ ज़मीन पर रहना और आना जाना कठिन होता है। ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, जिससे जो है वहाँ से कहीं बाहर जाना या वहाँ पर रहना ये कठिन होता है। अब इसमें अवसर क्या है, यानी अच्छी बातें क्या हैं। पठारों में खनिजों जैसे लोहा, कोयला, ये भरपूर होते हैं, यानी खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है, कुछ पठारों में जलवायु लावा मिट्टी पाई जाती है। कुछ पठारों में उपजाऊ लावा मिट्टी पाई जाती है, यानी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसकी मिट्टी पाई जाती है, जहाँ अच्छी खेती होती है। तीसरा है, कई जलप्रपात पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जलप्रपात यानी झरने, ऐसे झरने होते हैं कि जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। फिर अगला जो स्थल रूप है वो है मैदान। इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, अत्यधिक जनसंख्या के कारण भीड़ और प्रदूषण की समस्या। अब क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों को सुविधा होती है तो मैदानों में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा लोग जहाँ रहेंगे तो वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाएगी और भीड़ और प्रदूषण वहाँ बढ़ेगा। दूसरा है, खेती में अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिससे भूजल स्तर गिर जाता है। अब खेती करेंगे मैदानी क्षेत्रों में तो अब मैदान बड़े होते हैं तो उनमें पानी भी उतना ही चाहिए, तो पानी अगर ज़्यादा लगेगा तो ज़मीन के अंदर से निकालेंगे तो भूजल स्तर जो है ज़मीन का वो गिर जाता है। मैदानी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या भी होती है। अब जब बारिश अत्यधिक होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, बहुत सारा पानी बांधों में भी जमा होता है, उसको भी छोड़ते हैं, जिससे सारे मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। विशेषकर जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आई जाती है। ये चुनौतियाँ हैं। और अवसर यानी अच्छी बातें क्या हैं, उपजाऊ मिट्टी के कारण अच्छी खेती होती है, नदियों से सिंचाई, यातायात और व्यापार की सुविधा मिलती है। यहाँ बड़ी आबादी आसानी से बस सकती है और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। तो मैदानों में ये अच्छी बातें हैं कि फसल जो है खूब होती है, यानी मिट्टी उपजाऊ होती है, नदियों से सिंचाई, यातायात होता है, व्यापार की सुविधा होती है और आबादी आसानी से बच सकती है। इसलिए लोग पहाड़ी भागों से पलायन करके सब मैदानों में बस जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व हो जाता है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, ये है प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। अब इसमें जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं और जो क्रियाकलाप है वो यहाँ पर हल किए गए हैं आपके लिए, आप इनको देखिए।
पहला है आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है। इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं। अब हमने करना क्या है, आपका जो गांव है यानी आप गांव में रहते हैं तो गांव, नगर में रहते हैं तो नगर, कस्बे में रहते हैं तो कस्बा, उसके आसपास आपने देखना है कौन सा स्थल रूप है, पहाड़ी है, पठारी है या मैदानी है। तो उसकी विशेषताएं आपने कौन कौन सी विशेषताएं जो हमने यहाँ अभी पढ़ी उनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ, ये आप लिखेंगे। तो इस प्रश्न को आपने स्वयं करना है क्योंकि ये देख के होगा और आप ही जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो अपने आसपास देख के आप इस प्रश्न को अवश्य करें। फिर दूसरा प्रश्न है, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। अब हमने कहाँ जाना, छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा। तो इस रास्ते में जो भी हमारे स्थल रूप दिखाई देते हैं उनके बारे में हमने लिखना है कि कौन कौन से स्थल रूप आएंगे। अब जब प्रयागराज जाएंगे तो मैदान आएगा और बीच में पठार भी पड़ सकता है नागपुर से आगे बढ़ने पर, और फिर जब हम अल्मोड़ा जाएंगे तो वहाँ के लिए वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर पर्वतीय भाग होगा, पहाड़ होंगे। तो इस तरह से हम इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे हम। नंबर 1, पर्वत। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग जो आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंचा होता है उसे पर्वत कहते हैं। अब पर्वत कैसे होते हैं, पर्वतों की ढाल तीव्र होती है, पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, यहाँ मौसम ठंडा होता है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कुछ पर्वतों पर बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर वन, जानवर और बहुत सी औषधियाँ पाई जाती हैं। पर्वत पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी जहाँ पर्वत हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम अल्मोड़ा जा रहे हैं, अल्मोड़ा के बारे में लिखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद है पठार। पठार जो पर्वत का जो पर्वतीय रूप है उसके लिए हम पढ़ते हैं, यानी छोटा नागपुर जहाँ है उस क्षेत्र में क्या है, एक ऊंचा और समतल भूभाग जिसे चारों ओर से ढालू किनारे घिरे रहते हैं उसे पठार कहते हैं। पठार की परिभाषा है एक ऊंचा और समतल भूभाग, यानी ऊपर से समतल होगा और चारों ओर से उठा हुआ लेकिन पहाड़ से नीचा क्षेत्र होता है, जिसे चारों ओर से ढालू किनारे घेरे होते हैं उसे पठार कहते हैं। यह भूमि ऊंचाई पर स्थित होती है लेकिन ऊपरी भाग समतल होता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। दूसरा है, पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये टेबल की तरह होता है। यहाँ खनिजों की भरपूर मात्रा भी मिलती है। झारखंड जैसे छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में भरपूर खनिज पाए जाते हैं। कुछ पठार उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। पठारों पर जनसंख्या कम होती है। यह क्षेत्र उद्योगों के लिए भी उपयोगी होते हैं, उद्योग लगाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं पठारी क्षेत्र। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, फिर है मैदानी क्षेत्र। तो मैदान जो है पृथ्वी की सतह का सपाट और नीचा क्षेत्र को मैदान कहते हैं। मैदानों में मिट्टी उपजाऊ होती है, ये कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं और बड़ी आबादी बसती है। नदियों से नहर निकालकर सिंचाई की जा सकती है। और क्या होता है यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है क्योंकि रहना और आना जाना आसान होता है। यहाँ पर बड़े बड़े शहर व गांव बसे हैं। मैदानों में सड़कें, रेल और अन्य सुविधाएं आसानी से विकसित की जा सकती हैं। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं, यानी जहाँ पर वो स्थित है तो वहाँ की ज़मीन कैसी है, कैसा स्थल रूप है, ये आपको बताना है। तो आप 3 कॉलम बना लेंगे, इसमें लिखेंगे तीर्थ स्थल का नाम और ये राज्य और ये स्थल रूप, कैसा स्थल रूप है उसका। जैसे केदारनाथ है तो केदारनाथ उत्तराखंड में है और पर्वत उसका स्थल रूप है, यानी पर्वतीय भाग है। ऐसे बद्रीनाथ देवी उत्तराखंड में है और पर्वतीय भाग है। वैष्णो देवी ये जम्मू कश्मीर में है और ये भी पर्वत है, स्थल रूप इसका। और शिरडी महाराष्ट्र में है, पठार में स्थित है। अजंता एलोरा यानी जो धार्मिक स्थल है और जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है और पठारी क्षेत्र में है। बेलूर कर्नाटक में है, ये भी पठार में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, मैदानी भाग में है। मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, ये भी मैदानी भाग में है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, इसका स्थल रूप भी मैदान है। हरिद्वार उत्तराखंड में, इसका स्थल रूप है पर्वत। और गया बिहार में है
और जिसका स्थल रूप है मैदान, यानी इस मैदानी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4, सही या गलत बताइए। तो इनमें हमने सही गलत के निशान लगाने हैं। तो पहला है ये खाली इंडिकेट किया है और इसमें नंबरिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब आपने अगर हिमालय देखा हो तो हिमालय की चोटियाँ जो होती हैं वो गोल नहीं है। हिमालय की चोटियाँ कैसी हैं, इस तरह की हैं, ये ऐसी चोटियाँ हैं। तो ये गोल नहीं है, कैसी है, नुकीली है। तो इस तरह की चोटियों को नुकीली कहते हैं, इस कारण ये गलत है। तो ये वाक्य सही नहीं है। फिर है पठार प्रायः एक ओर से उठे होते हैं। अब कह रहा है जो पठार होते हैं वो एक ओर से उठे होते हैं। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पठार तो चारों तरफ से उठे होते हैं। वो एक ओर से क्यों उठे होंगे, कैसे होगा, हो नहीं सकता है। इसलिए पठार जो होते हैं चारों ओर से उठे होते हैं। तो ये भी गलत है। पर्वत एवं पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं। और पर्वत और पहाड़ियाँ लगभग एक जैसे होते हैं, ये वाक्य सही है। क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं, पहाड़ियाँ उससे छोटे भागों को कहते हैं। तो ये सही है। आगे देखते हैं, भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार की वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। अब कह रहा है पर्वत में भी और पठार में भी और नदियों में, सब में एक ही जैसे पेड़ पौधे घास फूस होती है और एक ही जैसे प्राणी भी होते हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थिति और जलवायु के अंतर्गत अलग अलग पशु पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये वाक्य गलत है। इसके बाद गंगा यमुना की सहायक नदी है। अब गंगा कह रहा है यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना मुख्य नदी है, गंगा उसकी सहायक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए ये वाक्य भी गलत है। जबकि गंगा मुख्य नदी है और यमुना है सहायक उसकी। अगर हम देखते हैं यहाँ से निकलती है गंगा ऐसे और यहाँ से आते हैं यमुना और ऐसे, तो ये सहायक नदी है और ये है मुख्य नदी गंगा। तो ये भी गलत है। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की वनस्पति भी अलग तरह की होती है और वहाँ के पशु पक्षी भी अलग तरह के होते हैं। ये बात सही है, क्यों जैसे वहाँ ऊँट होता है और ज़मीन रेतीली होती है, वनस्पति कटीली होती है। तो ये सही है। अगला है हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। सही बात है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। यानी नदियाँ जो मिट्टी बहा के लाती हैं तलछट के रूप में जमा करती हैं, तो वो मिट्टी बड़ी महीन होती है और उसमें जड़ी बूटियाँ भी मिली होती हैं पर्वतों की। तो बहुत महीन मिट्टी होती है, ह्यूमस भी उसमें पाया जाता है, तो क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो सही है। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। अब सभी मरुस्थल ये कह रहे हैं गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। तो ये वाक्य गलत है। तो दोस्तों इसका जो अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न, तो इसको हम देखते हैं। ये है शब्दों के जोड़े बनाइए। जो इस शब्द यहाँ पर दिए हैं किताब में, इसके जोड़े बनाने को ये कह रहा है। प्रश्न इस तरह से है, माउंट एवरेस्ट यहाँ लिखा है और ये इसमें क्या करते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, तो ये यहाँ लिखा है। तो हमने जोड़ा बनाना आता है। जोड़ा कब बनेगा, जब हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे, माउंट एवरेस्ट के साथ लिख देंगे पर्वतारोहण। इसी तरह से जो नीचे ऊपर ये सब वाक्य लिखे गए हैं या शब्द लिखे गए हैं, इनको हम सही जगह पर हमें लगाना है। तो आइए देखें, ऐसे हमने इसको तैयार किया है। तो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, गंगा, ऊँट, मरुस्थल, पठार, विश्व की छत और गंगा का मैदान, धान की खेती, जलमार्ग, नदी, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका, यमुना सहायक नदी, यानी गंगा की ये सहायक नदी है। तो हमने इसके जोड़े बना दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन प्रश्नों को अगर आप याद करते हैं तो आपके परीक्षा में अच्छे अंक आपको अवश्य मिलेंगे। केवल परीक्षा में ही नहीं, जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आप कहीं किसी चीज़ का टेस्ट देते हैं तो उनमें भी ये चीज़ें बहुतायत आती हैं। तो दोस्तों आप वीडियो बने रहिए, धन्यवाद। और आपसे पुनः निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।